वो लॉबीज जो पहले दिन से इस कोशिश में लगी हुई थी कि अमेरिका और ईरान का सीज फायर एग्रीमेंट होल्ड ना करे, ऐसे लगता है कि वो कामयाब हो चुकी हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं डेडली स्ट्राइक्स दोनों साइड्स की एक दूसरे की तरफ। और ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने भी कह दिया है कि सीज फायर इज ओवर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ये फ्रेश राउंड ऑफ स्ट्राइक्स जो सेंटकॉम और IRGC एक दूसरे पर कर रही हैं, लेकिन अगर हम अमेरिकन की जानिब से देखें तो ये हमले बड़े शदीद होते जा रहे हैं। और ईरान के अंदर किन स्ट्रेटेजिक जगहों को अमेरिकन निशाना बनाना शुरू हो गए हैं उसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब ऐसे लग रहा है कि अमेरिका एक हाथ आगे निकलकर उनकी जो स्ट्रेटेजिक शराकतदारियां हैं चाइना और रूस के साथ, उनको भी टारगेट कर रहा है। इसके अलावा हम देखेंगे ईरान और ओमान के दरमियान ताल्लुकात जो बड़े जबरदस्त चल रहे थे, और हम ये देख रहे थे कि ओमान ईरान के हमलों से बचा हुआ था। ईरान ने ओमान को भी नहीं बख्शा इन फ्रेश स्ट्राइक्स में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये मसला क्यों फंसा हुआ है, किन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर स्ट्राइक की हैं, और ओमान और ईरान के दरमियान क्या मामला चल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जानिब से, और ईरान का इस हवाले से क्या नया दावा सामने आया है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यूएस हमलों की बात करें तो सेंटकॉम इस वक्त टोटल अग्रेसिव नज़र आ रही है, और इस बार उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स में एक नई लाइन ऐड करना शुरू कर दिया है कि हमें ये ऑर्डर कमांडर इन चीफ की जानिब से मिल रहा है, यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से। और अमेरिकन हमलों की बात करें तो एक हफ्ते से जायद जो हो चुका है इन झड़पों को, जब से ये सीज फायर की वायलेशंस का आगाज हुआ है, हम एक पैटर्न देख रहे थे, उसमें थोड़ा सा चेंज आया है। पहले क्या पैटर्न नजर आ रहा था कि अमेरिका ईरान के सदर्न इलाकों पे हमले कर रहा था, जो सदर्न कोस्ट है ईरान की, जिसका बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के साथ भी लगता है, जिसमें बंदर अब्बास, चाबहार, सिरिक, जस्क और इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स हैं जैसा कि खरज आइलैंड और कशम आइलैंड। कशम आइलैंड जो ईरान की फोर्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मजबूत किला है, और इसको एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहा जाता है। इसके अलावा खरज आइलैंड में ईरान अपनी ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करता है और यहाँ से एक्सपोर्ट्स जाती हैं। इन सारी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को अमेरिका ने अपने निशाने पर रखा हुआ है, और जो फ्रेश स्ट्राइक्स की गई हैं पिछले 48 घंटों में, सेंटकॉम के मुताबिक हमने 140 से ज्यादा टारगेट्स को हिट किया है ईरान के अंदर। और अब नए इलाकों में भी हमें हमले नजर आ रहे हैं। ईरान के सदर्न इलाकों के अलावा बुशेर के अंदर इन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया है। इसके अलावा ईरान का खुजिस्तान प्रोविंस, जिसका बॉर्डर इराक के साथ लगता है, उन इलाकों को भी निशाना बनाया गया है मुतअद्दिद लोकेशंस पर। और यहाँ पर यह ख्याल किया जाता है कि IRGC की वो इंपॉर्टेंट बेसिस हैं जो इराक के अंदर अपने सपोर्टेड ग्रुप्स को एक सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, और यहाँ से इनका लिंक तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो ईरान की IRGC और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का है, यानी इराक के अंदर इनकी कार्रवाइयों को लिमिट करना। और अमेरिकन फोर्सेस के मुताबिक अभी जो हमने रिसेंट हमले किए हैं उसमें ईरान के डिफेंस सिस्टम्स, कोस्टल रेडार साइट्स, मिसाइल्स और ड्रोन कैपेबिलिटीज, और ईरान की स्मॉल बोट्स को निशाना बनाया जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में गश्त करती हैं, और IRGC की जानिब से जो ब्लॉकेड है उसको इंप्लीमेंट करती हैं, तो उनको टारगेट किया गया है। यूएस के मुताबिक इसमें हमने US फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया है, नेवल वेसल्स और वन वे अटैक सी ड्रोन्स, जो कि पहली बार इस्तेमाल किए जा रहे हैं अमेरिकन फोर्सेस की जानिब से। अमेरिकन के मुताबिक हम ईरान को उन्हीं की दवा का मजा चखा रहे हैं, ये वन वे ड्रोन्स जो कि शहर ड्रोन्स की कॉपी हैं। और ये हमने इस वॉर के शुरू में भी देखा था कि अमेरिकन इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम कर रहे हैं, क्योंकि शुरू में अमेरिकन बिल्कुल पैनिक हो गए थे, क्योंकि सस्ते ड्रोन्स इनके एक्सपेंसिव इंटरसेप्टर्स को इंगेज कर रहे थे, उनको एग्जॉस्ट कर रहे थे। तो अब अमेरिका ने भी ये वन वे सुसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ईरान के खिलाफ पहली बार इस जंग में, यानी जो महंगे मिसाइल्स और हैवी फायर पावर है वो जो बहुत एक्सपेंसिव होती है, उसका हल अब अमेरिकन तलाश कर रहे हैं इन वन वे सुसाइड ड्रोन्स की मदद से। तो इसलिए काफी ज्यादा इन्होंने निशाना बनाया है ईरान की जो डिफरेंट पोर्ट्स हैं, चाबहार हो, बंदर अब्बास, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर ईरान की कैपेबिलिटीज को खत्म करने की कोशिश की जा रही है कि IRGC इस काबिल ना रहे कि वो इस इलाके को कंट्रोल कर सके। और अमेरिका ये क्लेम कर रहा है इन हमलों की मदद से कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का पूरा पैसेज फ्री है, कोई भी कश्ती यहाँ से नेविगेट कर सकती है। लेकिन अगर हम एक्चुअलिटी में देखें तो ट्रैफिक बड़ी हद तक मादूल होकर रह गई है,
और ईरान क्लेम कर रहा है कि हमारी फोर्सेस इस इलाके का कंट्रोल संभाले में, हमारी इजाज़त के बगैर यहाँ से कोई कश्ती नहीं गुजर सकती। तो अब ट्रंप साहब ने एक नई चीज़ का ऐलान कर दिया है कि अब हम होंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नए गार्डियंस, और हर कश्ती से 20% चार्ज करने का ऐलान कर दिया है कि अब हमारी जिम्मेदारी है इसको सिक्योर करना और हम उसका टोल टैक्स लेंगे। ईरान के नेवल ब्लॉकेट को एक बार फिर रीइंस्टेट कर दिया है कि कोई ईरानी कश्ती नहीं गुजरेगी, सैंक्शंस आर बैक। इन हमलों में अमेरिका ईरान का जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी तबाह कर रहा है और जो वाटर फैसिलिटीज़ हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशंस यानी बिजली और पानी की सप्लाई को टारगेट किया जा रहा है और बहुत से इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई मुतासिर हुई है। यानी ईरान को इस वक्त एक मल्टी प्रॉन्ग अटैक का सामना है यूएस की जानिब से, जिसमें सिविलियंस और मिलिट्री टारगेट्स को वो निशाना बना रहे हैं बड़े अग्रेसिवली। यही नहीं, अमेरिका इसके अलावा ईरान की जो स्ट्रेटेजिक रेलवे कॉरिडोर्स हैं उनको भी निशाना बना रहा है। वो रेलवे कॉरिडोर्स जो चाइना और रूस को कनेक्ट करते हैं, और इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था ईरान के वो सारे कॉरिडोर्स कि किस तरह ईरान अपनी नेवल ब्लॉकेट को इवेड करता है और जितनी भी पाबंदियां और सैंक्शंस हैं उनको वो बैलेंस करता है इन ट्रेड रूट्स के जरिए जो कि मिडिल कॉरिडोर्स को कनेक्ट करते हैं, जो पुराने एंशिएंट रूट्स हैं जो चाइना और सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया को मिलाते थे। वहां से ईरान ने अपने कॉरिडोर्स काफ़ी हद तक कनेक्ट कर लिए हुए हैं, और इसके अलावा एक इनका कॉरिडोर कैस्पियन सी के जरिए रूस भी जाता है। तो ये जो रेलवे कॉरिडोर्स हैं इनको भी निशाना बनाया गया है, और यहाँ पर अमेरिका ने क्रूज मिसाइल अटैक्स दागे हैं ओक्ते खान रेलवे ब्रिज पर जो कि नॉर्थ ईस्टर्न गुलिस्तान प्रोविंस में है। ये रेलवे कॉरिडोर का वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जो कि चाइना, तुर्कमानिस्तान और ईरान को कनेक्ट करता है। अमेरिका इन हमलों के जरिए IRGC की कैपेबिलिटीज को डेंट करना चाह रहे हैं कि वो हमें कोई चैलेंज ना दे सकें, लेकिन हम देख रहे हैं कि ईरानियंस भी हार नहीं मान रहे, उन्होंने भी अपने हमले जारी रखे हैं, बल्कि अब उन्होंने जो हमलों का स्कोप है मजीद वसी कर दिया है। पहले हमने क्या पैटर्न देखा था कि इन हमलों के बाद ईरान कुवैत, बहरीन और जॉर्डन पर हमले कर रहा था, और कतर, UAE, सऊदी अरब पर हमले नहीं किए जा रहे थे, और ओमान को तो पहले ही दिन से ईरान ने निशाना नहीं बनाया था क्योंकि ओमान से इनकी एक कांस्टेंट नेगोशिएशन चल रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से, और ओमान का किरदार भी बड़ा मुस्बित था। लेकिन अब ईरान ने क्या किया है, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन के साथ साथ ईरान ने एक बार फिर कतर को निशाना बनाया है, और इसके अलावा ओमान की जो दुकुम पोर्ट है जहां पर ये वेस्टर्न फोर्सेज हैं, ब्रिटिश फोर्सेज हैं, अमेरिकन फोर्सेज हैं, उसको निशाना बनाया है, जो कि अरेबियन सी के ऊपर एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है ओमान की, जो कि US CENTCOM की इंडियन ओशन के ऑपरेशंस के लिए एक अहम पोर्ट है जहां से ये अपने डिफरेंट नेविगेशनल ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं। इन हमलों में ईरान ने जॉर्डन की प्रिंस हसन एयरबेस को निशाना बनाया है, और वहां पर इनके मुताबिक US के जो असासे हैं उनको नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा US मिलिट्री का ड्रोन कमांड सेंटर उसको बहरीन में निशाना बनाया है, और अली अल सलम की एयरबेस जो कि कुवैत में है उसको निशाना बनाया है। इसके अलावा कुवैत में अहमद अल जबर मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया गया है, और ओमान की दुकुम पोर्ट पर रेडार सिस्टम्स को निशाना बनाया गया है। और US मिलिट्री का यहाँ पर यह क्लेम था कि कोई मेजर नुकसान हमारा नहीं हुआ, यानी इसका क्या मतलब है कि छोटे नुकसान शायद हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा कोई मेजर नुकसान नहीं हुआ और ना ही हमारा कोई बंदा मारा गया है इसमें। जहां अमेरिका इन हमलों के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इन पानियों पर ईरान का कंट्रोल नहीं हो सकता, वहीं ईरान ये कह रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है और यहाँ पर फौजी प्रेजेंस के बगैर हमारे मामलात नहीं चल सकते। और ईरान कह रहा है कि जब तक US की इंटरवेंशन ख़त्म नहीं होगी सेफ पैसेज कंटिन्यू नहीं हो सकता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। तो यहाँ पर हमें एक क्लियर कट लड़ाई नज़र आ रही है दोनों साइड्स की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। अमेरिका की क्या फिलॉसफी रही है हमेशा कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, यानी पूरी दुनिया में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, ब्लॉकेट लगाने का इख्तियार सिर्फ हमारे पास है, और ये ईरान कौन होता है कि अपने इलाके में इन पानियों को कंट्रोल कर सके, ये सिर्फ हमारा राइट है। और इन हमलों के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमने इस सारे इलाके को पीसफुल बना दिया है, लेकिन ये पीस हमें कहीं नजर नहीं आता। बहुत से एनालिस्ट MOU के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से जो पॉइंट है उसके हवाले से भी बातचीत कर रहे हैं कि इसमें मजीद क्लैरिटी होनी चाहिए थी। ईरान इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह कह रहा है कि उसमें मेंशन है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान मैनेज करेगा और सेफ पैसेज प्रोवाइड करेगा कश्तियों को, और ईरान ने कहा था कि हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मामलात खराब कहां पर हुए हैं, पिछले दिनों हमने देखा है कि बहुत सी कश्तियों ने ओमान का रास्ता इस्तेमाल करना शुरू कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, जो ईरान के मुताबिक सीज फायर की वायलेशन थी, और ईरान ने वहीं पर उन कमर्शियल वेसल्स को टारगेट करना
शुरू कर दिया। जब उनको टारगेट किया तो यूएस ने हमले किए, फिर ईरान ने वापसी हमले किया और ये सिलसिला, ये साइकिल अभी तक चल रहा है। ईरान कह रहा है कि हमारे अप्रूवल के बगैर कश्तियां नहीं गुजर सकती, ये कश्तियों की अपनी हिफाजत के लिए भी ज़रूरी है और वो जो नेविगेशनल सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे, जो गाइडेंस देंगे, उसकी हम एक फ़ीस लेंगे। और इस हवाले से इनकी पिछले कई दिनों से ओमानी ऑफिशियल से बातचीत भी चल रही थी और ओमान काफ़ी हद तक एग्री भी कर गया था। लेकिन अब क्या चेंज हुआ है? ईरान के मुताबिक अमेरिका ने ओमान पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला है, कोवर्ट या ओवर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया है, यानी उन पर अच्छा खासा दबाव डाला गया, जिसकी वजह से ओमानी उस प्रेशर में आ गए हैं और अमेरिकन के साथ मिलकर एक सदर्न रूट को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको ईरान तस्लीम नहीं कर रहा। ईरान के मुताबिक हमारी अभी भी ओमान से बातचीत जारी है और हम इसका मिलकर कोई हल निकाल लेंगे, हम मिलकर नेविगेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हमारी प्रेजेंस यहाँ पर ज़रूरी है। ईरान का एक ये भी मुद्दा है कि इन हमलों की वजह से हमारी मिलिट्री प्रेजेंस वैसे ही बहुत ज़रूरी हो जाती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर, लिहाजा हम पीछे नहीं हट सकते। और इस इलाके में कुछ माइंस भी हैं, कुछ धमाका खेज मवाद है और हमने ये डिफाइन किए हुए हैं सेफ पैसेज, और वो हम ही बता सकते हैं, कोई दूसरा रूट नहीं ले सकता। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का ये भी ख्याल है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान के पास वो हथियार है जिसको ईरान कभी नहीं छोड़ सकता। ईरान अपना नुकसान करवा लेगा, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर अपना ये जो एक कंट्रोल दिखाने की कोशिश कर रहा है ईरान, उसको कंसीड नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान ने जिस दिन इसको कंसीड कर दिया उस दिन ईरान के हाथ से एक बड़ा लेवरेज निकल जाएगा। तो उस लेवरेज को वो मेंटेन रखना चाहते हैं, जो उनको निगोशिएशंस में भी एक एज प्रोवाइड करता है। यानी अमेरिकन ये जो हमला करते हैं तो जवाब में ईरान के पास ये एक स्ट्रेटेजिक एज है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के, हमने इसको बंद कर देना है, जो ईरान पिछले कई दिहाइयों से धमकियां लगा रहा था कि अगर कोई मसला हुआ तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर देंगे, जो अब ईरान उसका डिस्प्ले कर रहा है कि हम पर हमला करोगे तो हमला करने वाले और उनके फैसिलिटेटर्स कोई भी नहीं बच पाएगा। ईरान अब ये शो कर रहा है दुनिया को। और दूसरा एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि चूंकि मिलिटरीली वो यूएस और इजराइल की जो कंबाइंड पावर है उनका मुकाबला नहीं कर सकते, उस लेवल की फायर पावर भी नहीं है ईरान के पास, तो यही एक लेवरेज है जो ईरान को एक एज प्रोवाइड करता है और इनका एक मुकाबला नजर आता है। अदरवाइज ईरान ये समझता है कि कोई मुकाबला ही हमारा खत्म हो जाएगा, फिर मुकाबला वैसे ही नहीं रहेगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कंट्रोल ईरान को मुकाबला करने की पोजीशन देता है। और ईरान इस वक्त एक नया चैलेंज ये फेस कर रहा है कि ओमान, अमेरिका और दूसरी गल्फ स्टेट्स के साथ जो सदर्न पैसेज है, जो ओमान की कोस्ट के साथ है, उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है, जिसको ईरान तस्लीम नहीं करता। क्योंकि अगर कश्तियां उस पैसेज का इस्तेमाल शुरू कर देती हैं तो ईरान का लेवरेज कम होता है। और यही अमेरिकन भी चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर ईरान किसी भी किस्म का कोई कंट्रोल ना हासिल करे और ब्लॉकेड लगाने का इख्तियार सिर्फ हमारे पास है, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हो, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे क्यूबा के पानी हो, ये तो सिर्फ हमारा इख्तियार है। ईरान कौन होता है ये करने वाला? मतलब अमेरिका डेफिनेटली एक सुपर पावर क्लेम करता है अपने आप को, एक चौधरी है पूरी दुनिया का, इसलिए इनकी मिलिट्री कमांड्स पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। एक पुलिस मैन का किरदार हमें नजर आता है अमेरिका का वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से लेकर अब तक, कि कोई मसला होगा तो वो हमारी मर्जी से हल होगा, हम हल कराएंगे। और आपको याद है हमने डिस्कस किया था अमेरिका की डिफरेंट मैरीटाइम टास्क फोर्सेस बनी हुई हैं इस इलाके में, रीजन की सारी नेवीज के साथ, और वो अमेरिका ने इसलिए कायम की हुई है कि कोई एक कैरेक्टर उठकर क्लेम ना करे कि हम इस स्पेसिफिक हिस्से को ब्लॉक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो अमेरिका के लिए भी यहाँ पर एक शॉक की कैफियत है कि जो रूल्स उन्होंने सेट करने की कोशिश की एक चौधरी के तौर पर, वो चैलेंज हो रहे हैं। और ईरान वो कंट्री है जो इसको चैलेंज कर रहा है और ईरान इससे एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं नजर आता। ईरान यहाँ पर बात करता है लेगेसी की। ईरान कहता है कि आज से कई 100 साल पहले भी एम्पायर्स ने कोशिश की थी इस इलाके को कंट्रोल करने की, लेकिन ये हमारे खून में है कि हम किसी फॉरेन पावर को यहाँ का कंट्रोल हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिका को यहाँ पर यह अपॉर्चुनिटी नजर आती है कि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अमेरिका का किरदार बढ़ जाता है और अमेरिका की जो डिक्लाइनिंग पावर है उसके लिए एक एक्सक्यूज है यहाँ पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाना। जबकि दूसरी तरफ मिलिट्री प्रेजेंस को ईरान ने टारगेट भी किया है बेसिस को तबाह करके। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स बैटल है दो पावर्स के दरमियान, एक रीजनल पावर है ईरान और एक किसी हद तक ग्लोबल सुपर पावर है अमेरिका बादर। और इसलिए हम देखते हैं कि इस मिलिट्री एग्रेशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए ईरान ने इसको एक इकोनॉमिक वॉरफेयर बना दिया है, यानी पेन हम पर मुसल्लत की जाएगी तो हम भी पेन उन पर मुसल्लत करेंगे जो इस कॉन्फ्लिक्ट में पार्टी हैं।
और उसमें पार्टी कौन कौन है, ये गल्फ मालिक पर्शियन गल्फ के ऊपर जो लाया करते हैं, स्पेशली ये यूएई, कुवैत, कतर और बहरीन। उसके अलावा जो पार्टीज हैं ओमान, सऊदी अरब और जॉर्डन। सऊदी अरब के पास ऑल्टरनेटिव रूट है बाब अल मंडब स्ट्रेट का, लेकिन वहां भी ईरान के एलाइज हुतीज बैठे हुए हैं जो कि इसको चोक करने की धमकियां दे रहे हैं, और उनकी पिछले दिनों सऊदी बैक्ड फोर्सेस के साथ झड़पें हुई हैं यमन के अंदर। तो वहां भी मामला किसी भी वक्त खराब हो सकता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाद बाब अल मंडब स्ट्रेट भी चोक हो सकती है, और इसलिए ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लेवरेज को गिव अप नहीं करना चाहता। ईरान समझता है कि ये जो हमले हो रहे हैं इनमें भी बहुत सा नुकसान हो रहा है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंसीड कर देना वो एक ज्यादा बड़ा नुकसान होगा, जिसके बाद हम एक सिटिंग डक बन सकते हैं और हमारा ये लेवरेज खत्म हो जाएगा, और टॉक्स में भी हमारे पास कोई अहम लेवरेज नहीं होगा। इसलिए ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का कंट्रोल बहुत अहम समझता है, जबकि अमेरिका क्या समझता है कि हम इनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करके, मिलिट्री टारगेट्स, रेडार इंस्टॉलेशंस को अटैक करके ईरानियन कैपेबिलिटी को डेंट कर देंगे, जबकि ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा है कि ईरान ने बहुत से हमलों को सर्वाइव किया है, सस्टेन किया है, और ईरान ये आगे भी करता रहेगा। ईरान ने पहले भी सैंक्शन सही हैं, उसने 40-50 सालों में सेल्फ सस्टेनेबिलिटी हासिल की है, वो ट्रेड रूट्स इस्टेब्लिश किए हैं चाइना और रूस और सेंट्रल एशिया वगैरह के साथ, तुर्की के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो वो सैंक्शंस के साथ तो चल सकते हैं। अमेरिकन हॉक्स और इजरायलीज ये समझते हैं कि ये एक आइडियल मौका है कि इनको ख़त्म कर दिया जाए यहीं पर, जबकि ईरान की जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा है। वो हमने कई वीडियोज़ में एक्सप्लेन की हुई है, ईरान की डेप्थ, ईरान का कैरेक्टर और ईरान की रेजिलियंस, जिसकी वजह से अभी तक कोई डिसाइसिव आउटकम हमें नज़र नहीं आ रहा। यानी यूएस डेली क्लेम करता है कि हमने फलाने इनके टारगेट को निशाना बनाया, फलाने इनके बहुत से टॉप कमांडर्स को भी एलिमिनेट कर चुके हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं कुछ निकल रहा, रिजीम चेंज नहीं हो रहा, ईरान पीछे नहीं हट रहा। तो इसका फिर क्या हल निकलेगा, क्या आउटकम निकलेगा, क्या एक बार फिर मुज़ाकरात होंगे? हिस्टोरिकली तो हमने यही देखा हुआ है, जब किसी एक अग्रेसर को या एक पार्टी को अपने मतलूबा नताइज हासिल नहीं होते तो फिर वो निगोसिएशन की टेबल पर ही बैठता है और कोई ना कोई पीस टॉक होती है, कोई छोटी मोटी डील होती है, जो हमने पिछले दिनों देखी है। और इसमें कुछ लोगों का यही ख्याल था कि यूएस अपने आप को रीआर्म कर रहा है, और हमारा ये ख्याल था कि 6 महीनों से पहले कोई हमला नहीं होगा, लेकिन हमारी असेसमेंट पार्शली दुरुस्त थी और पार्शली गलत भी थी। यानी 6 महीने के बजाय अमेरिकन ने 3 माह का टाइम लिया, अपने आप को रीआर्म किया, अपनी कैपेबिलिटीज़ को दोबारा बिल्ड किया, और अब वो ईरान पर चढ़ाई कर रहे हैं। तो इसका क्या ये मतलब है कि ये जो सारी टॉक्स हुई थी, ये सारी जो एफर्ट की गई, ये कोई धोखा किया जा रहा था? ये बिल्कुल पॉसिबल है, और इसमें स्पॉयलर्स ने भी अपना किरदार अदा किया है, और सबसे बड़ा स्पॉयलर तो इजराइल है, जो कि इन टॉक्स की वजह से बिल्कुल खुश नहीं था। इंटरेस्टिंगली यूएस का अभी तक कोई बड़ा विजिबल एसेट इस एरिया में एंटर नहीं हुआ, कोई एयरक्राफ्ट कैरियर, कोई वॉरशिप। वो हमला करते हैं तो अपने फाइटर जेट्स के जरिए, जिनकी लॉन्ग रेंज है, या फिर क्रूज मिसाइल मारते हैं अपनी वॉरशिप्स के ऊपर से, यानी दूर रहकर हमले करते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है ईरान के लिए कि उनको वापस निशाना किस तरह बनाए, और इसलिए ईरान फिर उन्हीं बेसिस पर अटैक करता है जो अब बची हुई हैं, और बहुत सी यूएस की मिलिट्री बेसिस इस वक्त काम नहीं कर रही। और ये भी अमेरिकन के लिए वक्ती तौर पर एक टैक्टिकल एज जरूर है कि हमला करो और भाग जाओ, क्योंकि ईरान के सामने जो ज्यादातर बेसिस हैं वो तो वो खाली कर चुके हैं। तो अब वो समंदरों के जरिए या दूर अपनी बेसिस से मिसाइल दाग रहे हैं और ईरान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आने वाले दिनों में हम ये देख सकते हैं कि ईरान यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बना सकता है। पास्ट में 1-2 एफर्ट्स तो की गई हैं, लेकिन उन ड्रोन्स और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया, क्योंकि अगर एयरक्राफ्ट कैरियर हिट हो जाता है यूएस का, तो यूएस पूरी दुनिया में जलील हो जाएगा। इसीलिए इनके एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत दूर हैं ईरान से। कुछ लोगों के मुताबिक ये जो फ्रेश राउंड ऑफ स्ट्राइक्स है, ये अमेरिका का गुस्सा है ईरान की तरफ, जो पैदा हुआ है ईरान के सुप्रीम लीडर के फ्यूनरल तकरीबात के मौके पर, जो पूरी दुनिया ने देखा है जिस तरह ईरानियों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की है, और जो एक यूनिटी नजर आई है, जो ट्रंप ने भी कहा कि हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना बंदा निकल आएगा। तो वो भी एक गुस्सा है ईरान पर, जिसकी वजह से बड़ी खतरनाक स्ट्राइक्स की जा रही हैं इस वक्त। और ईरान के लिए डेफिनेटली ये एक काफी डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सिचुएशन है, लेकिन ईरान फिर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अपना कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करता रहेगा। और इसकी वजह से ईरान ने अमेरिका की एक बहुत बड़ी पॉलिसी को चैलेंज कर दिया, जो इनकी एक ग्लोबल पॉलिसी है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की। इसलिए ये मामला बहुत बुरी तरह से फंस चुका है।
तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आप इसका क्या आउटकम निकलता हुआ देख रहे हैं, कहाँ तक ये बात ख़त्म होगी, ये जो फ्रेश राउंड है झड़पों का ये कब तक चलता रहेगा और कब ये दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे। लास्ट टाइम एक पावरफुल पार्टी यानी अमेरिका को एक बड़ा नुकसान हुआ, उनकी बेसिस तबाह हुई तो उनको बैठना पड़ा मुज़ाकरात की टेबल पर। अब उनके पास एक टैक्टिकल एज है, वो हमले कर रहे हैं और दूर से हमले कर रहे हैं। तो इसका क्या फिर आउटकम निकलेगा, ईरान इसका क्या हल निकालेगा, क्या ईरान थोड़ा सा आगे निकल के इनके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स पर हमले दाग सकता है? आपके ख्याल में पीस टॉक्स और MOU टोटली ख़त्म हो चुका है या अभी भी कोई उम्मीद बाकी है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।